नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। तकरीबन हर हफ्ते ही पहुंच जा रहे हैं। और जब वो दिल्ली आते हैं तो तमाम तरह की बातें दिल्ली में शुरू होती है। उनकी मांगों का पुलिंदा भी छोटा नहीं है। कर्ज में डूबा हुआ है आंध्र प्रदेश। और अब जो बातें मीडिया में आ रही है, जो आप देख रहे हैं, बातें उतनी तक ही नहीं है जितनी बातें सामने आ रही है कि ये नायडू की डिमांड है। चाहे वो पोलावरम प्रोजेक्ट हो, चाहे अमरावती के लिए पैसा मांगना हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो, चाहे रिजर्व बैंक से जो लोन लिया गया है उस लोन को रिशेड्यूल कराने की बात हो, यानी एक निश्चित अवधि में जो राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक का लोन लौटाना होता है, उसे उस अवधि को बढ़ाकर काफी लंबा कर दिया जाए। जो ये सारी बातें वो कह रहे हैं, जो बाहर आ रही है उनके खेमे की तरफ से, बात उतने तक ही नहीं है। बात उससे कहीं आगे की है। और चंद्रबाबू नायडू के सामने जो राज्य मिला है, उस राज्य की ही बातें नहीं है, बल्कि कई सारी ऐसी परिस्थितियां चंद्रबाबू नायडू के सामने है जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उनकी मांगों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा। यह बात जरूर है कि जब से नरेंद्र मोदी की नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर पर टिकी हुई सरकार सत्ता में आई है, दो बैसाखियों, एक पटना की बैसाखी और एक अमरावती की बैसाखी, इन दो बैसाखियों के बूते नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में घिसटती हुई बनने की नौबत आई है। उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू को अपनी अहमियत का अंदाजा हो गया। लेकिन यह बात भी चंद्रबाबू नायडू को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी उनकी सरकार चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर ही चलती थी। लेकिन तब उन्हें दिल्ली की इतनी दौड़ लगानी नहीं पड़ती थी। दौड़ इसलिए नहीं लगानी पड़ती थी कि उनके एक फोन या एक फैक्स से तमाम चीजें दिल्ली में हो जाती थी। जो डिमांड उनकी थी वो तत्काल पूरी कर दी जाती थी। आज वो हालात बदल गए हैं। आज हालात ये बदल गए हैं क्योंकि तब अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार को चलाकर लोगों को दिखाना था कि उनका मॉडल क्या है। भले ही उस मॉडल में पेंशन बंद कर दिया गया, भले ही उस मॉडल में सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम कर दी गई, लेकिन हाईवे बना करके विकास का सपना जिस प्रकार से दिखाया गया, उसके लिए चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी जरूरी थी। और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के बूते ही और उसकी कीमत वो ज्यादातर मौकों पर हैदराबाद में बैठकर, यानी अविभाजित आंध्र प्रदेश की राजधानी में बैठ करके ही जब वो वसूल कर लिया करते थे, तो बार बार दिल्ली नहीं आना पड़ता। आज का निजाम अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस वाले एनडीए से एकदम अलग है। वो 98-2004 की परिस्थितियों से एकदम अलग है, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस तरह की सरकारों को चलाने का आदी नहीं रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, 2001 से लेकर 2024 तक, यानी तकरीबन 22.5 सालों तक नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सरकारें चलाई, जिस मॉडल के तहत सरकारें चलाई, उसमें सार्वजनिक तौर पर भाजपा के लोगों का वो अट्टहास आपने देखा होगा। एक अकेला कितनों पर भारी, ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से सामने आई सदन के अंदर। और भाजपा के कई बड़े नेताओं की तरफ से विपक्ष मुक्त भारत, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से पटना में जाकर 2022 के जून में क्षेत्रीय दलों के सफाए की बात, यानी भारतीय जनता पार्टी का घमंड इतना बड़ा हो गया था कि बीजेपी इस देश को एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय सिस्टम में खुद को मानकर बैठी थी कि अब यही मॉडल आगे चलने वाला है। लेकिन इस मॉडल पर जनता ने अपनी तरफ से विराम लगा दिया। वो तो विपक्षी दलों की तैयारी या भरोसा उतना नहीं था, जिस वजह से विपक्षी दल बहुमत में आने से तकरीबन 25-30 सीटें पीछे छूट गए। अन्यथा, और वो अब नीतीश नायडू का इंतजार कर रहे हैं कि वो जब आएंगे तब नरेंद्र मोदी सरकार गिरेगी और विपक्ष की सरकार बनेगी। अन्यथा इस देश में विपक्षी दलों की सरकार तो बन गई थी। चंद्रबाबू नायडू इसी परिस्थिति का फायदा ले रहे हैं। दो बातें उनके जेहन में बताई जा रही है। पहला, आंध्र प्रदेश के लिए जितनी कीमत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वसूलने की जरूरत थी, उससे कहीं ज्यादा कीमत एक राजधानी, वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने, पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, सोशल वेलफेयर स्कीम की पूरी श्रृंखला को जारी रखने, इन सब कामों के लिए दिल्ली से जितने पैसे की दरकार है, वो पैसे उन्हें किसी कीमत पर चाहिए। और वो पैसा नरेंद्र मोदी का मिजाज नहीं रहा है कि उतने पैसे वो एक राज्य को दे सके। मोटे तौर पर आसान भाषा में कहें
तो चंद्रबाबू नायडू को वो सारी चीजें चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा भी चाहिए जो नरेंद्र मोदी के दौर में गुजरात को दी गई। चाहे वो गिफ्ट सिटी हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो वर्ल्ड कप क्रिकेट के तमाम बड़े मैचेज हो, चाहे वो रेलवे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो तमाम बड़ी सुविधाएं गुजरात के लिए। गुजरात का प्रधानमंत्री भी विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन कॉरपोरेट का जो ढांचा नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए खड़ा किया, उसमें गुजराती अस्मिता में गुजरात के लोगों की स्थिति भी डवाडोल होती है। चंद्रबाबू नायडू को वही स्थितियां नहीं चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू चाह रहे हैं कि जो कुछ पैसा मिले वो राज्य सरकार को मिले। अभी राजधानी बनाने के नाम पर क्या हुआ, 15,000 करोड़ रुपए देने की बातें हुई, लेकिन वो ध्यान रखिए कि लोन वो राज्य सरकार को अनुदान नहीं दिया गया, सेंट्रल ने ग्रांट के तौर पर नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू लोन उठाए और केंद्र सरकार उसमें गारंटर बनेगी। ये बातें कही गई कि लोन दिलाने का काम वो अपनी थर्ड पार्टी गारंटी देने की काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, यानी जो राज्य पहले से कर्जे में डूबा हुआ है वो राज्य और ज्यादा कर्जे में चला जाए। इस पूरे खेल को चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर बाहर कोई कुछ खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बातें अब साफ होने लगी है कि चंद्रबाबू नायडू अभी भी ये इच्छा रखते हैं कि एक बार फिर से अविभाजित आंध्र प्रदेश खड़ा कर दिया जाए, तेलंगाना की स्टेटहुड को आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया जाए। जैसे पहले 42 लोकसभा सीटों वाला एक बड़ा राज्य था, तेलंगाना के अंदर भी ऐसा चंद्रबाबू नायडू के कैंप को, जो उनके नजदीकी सूत्र कह रहे हैं, जो अंदर खाने निजी बातचीत में कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के कैंप को इस बात का भरोसा है कि तेलंगाना के लोगों के एक बड़े हिस्से को भी, जो ज्यादा मुखर तो नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि जो ताकत अविभाजित आंध्र प्रदेश की थी वो शायद एक छोटे राज्य तेलंगाना की नहीं है, तो इस मिजाज को भुनाना चाहते हैं। हैदराबाद के साथ उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, क्योंकि नायडू ने ही हैदराबाद को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर कंप्यूटर और साइबर की टेक्नोलॉजी के, आईटी के सबसे बड़े, सॉफ्टवेयर के सबसे बड़े हब में से एक बनाकर देश और दुनिया के सामने रखा था। और वो हिस्सा, वो हैदराबाद, वो ग्रेटर हैदराबाद जिसे चंद्रबाबू नायडू ने बसाया, वो उनके हाथ से निकलकर किसी दूसरे राज्य का हिस्सा बन गया। नायडू अभी दिलो दिमाग से इसे पचा नहीं पा रहे। तो एक ये अंदरूनी बातें हैं कि स्टेटहुड को क्यों ना, तेलंगाना की स्टेटहुड को खत्म किया अगर किया जा सकता हो, या कोई रास्ता हो वो निकाला जाए, या कम से कम हैदराबाद शहर का आधा हिस्सा रीस्ट्रक्चर करके वो आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना के एक दो जिलों को यदि संभव हो तो आंध्र प्रदेश में मर्ज किया जाए, जिससे हैदराबाद का एक हिस्सा, जिसमें वो उस हैदराबाद को, जिस आधुनिक हैदराबाद को खड़े करने में नायडू की भूमिका थी, उसके एक हिस्से पर आंध्र प्रदेश की भी दावेदारी रहे। इस तरह का कुछ मॉडल वो चाहते हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है? स्वाभाविक है कि नहीं है। इसलिए भी तैयार नहीं है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी वहां प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर दिखना शुरू हो चुकी है। लोकसभा में कांग्रेस के बराबर सीटें तेलंगाना में जीत चुकी है, और स्टेटहुड को खत्म करने और राज्य के मर्जर का मतलब होगा कि एक तरफ एक बहुत बड़ा आंदोलन तेलंगाना में खड़ा हो जाना, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत के एक और राज्य में जो रास्ता खुलता दिखा लोकसभा चुनाव में, उस रास्ते का हमेशा के लिए बंद हो जाना, और तीसरा कांग्रेस पार्टी का जो सबसे मजबूत गढ़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी संयुक्त आंध्र हुआ करता था, उस राज्य के ऊपर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य कायम हो जाना, क्योंकि बीजेपी से निराश लोगों की जमात चंद्रबाबू नायडू के विरोध में जिस अपोजिशन को देखेगी, यदि अविभाजित राज्य की किसी परिकल्पना की तरफ केंद्र ने बढ़ने की कोशिश भी की तो वहां कांग्रेस पार्टी ही दिखेगी, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का जनाधार छींचता जा रहा है। बीआरएस अब प्रभावी भूमिका में दिखाई नहीं दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू की हैदराबाद के एक हिस्से में या पूरे तेलंगाना पर उनकी जो अंदर खाने की दबाव की कोशिश है, उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू का स्वाभाविक विकल्प इंडिया गठबंधन है? दरअसल इस बात को चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि अकेले नरेंद्र मोदी सरकार से वो सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी नहीं।
चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में भी मोदी सरकार से सपोर्ट विड्रॉ किया था, यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव तक लेकर आए थे नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। लेकिन तब नरेंद्र मोदी की सरकार 282 सांसदों के बहुमत को एंजॉय कर रही थी, अकेले दम बीजेपी को बहुमत था, लिहाजा नायडू की उस समर्थन वापसी का सरकार की स्थिरता से कोई लेना देना नहीं था। आज की तारीख में हालात दूसरे हैं। आज की तारीख में सर्वविदित है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को चंद्रबाबू नायडू पसंद नहीं करते। लेकिन यह भी सर्वविदित है कि जब तक नायडू और नीतीश दोनों नहीं चाहेंगे, तब तक मोदी की सत्ता से विदाई नहीं हो सकती। तो क्या चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के सब्र का बांध भी जल्द से जल्द टूटे और चंद्रबाबू नायडू के सामने ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि राज्य में सरकार बनाने और चलाने के लिए उन्हें बहुमत की जरूरत हो, किसी के सहयोग की जरूरत हो। वो तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 3/4 बहुमत में है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधानसभा अगर अगर तेलुगु अपुष्ट सूत्रों से प्राप्त इस दावे में यदि दम है कि स्टेटहुड को दोनों को फिर से ग्रेटर आंध्र बनाने की उनकी कवायद में यदि वो सोच रहे हैं, तो उस परिस्थिति में भी उनकी पार्टी को बहुमत से 8-10 सीटों की ही कमी पड़ेगी और वो आसानी से कहीं से पूरी भी कर सकते हैं किसी न किसी के समर्थन से। तो दोनों ही परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू ऐसी स्थिति में खड़े हैं जिनका नई दिल्ली कुछ बहुमत के मामले में बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन बीजेपी की उस रणनीति से भी नायडू पूरी तरह अवगत है कि एक तरफ उनके गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ उनकी साली भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, दूसरी तरफ उनके गठबंधन सहयोगी पवन कल्याण की जनसेना पार्टी उनकी तुलना में बीजेपी के ज्यादा करीब होती हुई दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी तो उन्हें आंधी भी कह चुके हैं कि ये पवन कल्याण नहीं है, आंधी है। तो क्या इस आंधी को अपने राज्य में अपनी राजनीति के लिहाज से चंद्रबाबू नायडू को दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आर्थिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है और राजनीति में भी उनको अपनी आदतों से भाजपा का मौजूदा नेतृत्व बाज नहीं आ रहा है कि सहयोगी दलों को ही धीरे धीरे करके खुरचते रहो। जैसे एक दौर में शिवसेना को कमजोर किया गया, इन चुनाव के मौके पर 2014 में डिच कर दिया गया कि आप अलग लड़िए। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी को चिराग मॉडल से कमजोर किया गया, जैसे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ा गया, जैसे कर्नाटक में जनता दल बिखर गया बीजेपी के साथ आने और बीजेपी के विरोध में खड़े होने के नाम पर, और जैसे उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की विरासत को भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चली गई। राज्य दर राज्य बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, और ताजा उदाहरण तो नवीन पटनायक है कि किस प्रकार से नवीन पटनायक के साथ राजनीतिक रूप से धोखा हो गया इन चुनाव के मौके पे। तो अब इस परिस्थिति को चंद्रबाबू नायडू बेहतर देख रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में दिल्ली का दौरा न सिर्फ राजनीतिक है, न सिर्फ आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाला है, बल्कि सियासत में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है इसकी एक बानगी भर है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की स्थितियों को यदि आप देखें तो एक तरफ रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उनके मधुर रिश्ते हैं, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर उभर रहे, उनसे उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। तीसरी तरफ शरद पवार के साथ उनके रिश्ते मजबूत हैं। चौथी तरफ राहुल गांधी से भी नरेंद्र मोदी की तुलना में कहा जाए तो उनके रिश्ते काफी मधुर हैं, गांधी परिवार से भी। तो आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू के सामने जो स्थिति है, सियासत और राज्य की अर्थव्यवस्था, जॉब क्रिएटर उन्हें कहा जाता था विभाजित आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो बचा खुचा आंध्र प्रदेश अब चंद्रबाबू नायडू के पास है, वो कर्ज में डूबा हुआ है। जॉब क्रिएशन के लिए भी पैसे चाहिए, स्टेट की माली हालत को सुधारने के लिए भी पैसा चाहिए, और जिस तरह की राजनीति चंद्रबाबू नायडू करते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट यानी विकास की और तरक्की के पहिए को सामने लाकर सियासत करना, जो 1995 से 2004 के बीच वो आंध्र प्रदेश में करते रहे, उस काम को करने के लिए भी आंध्र प्रदेश में उन्हें पैसे चाहिए। अब इस पैसे की जरूरत पूरा करने के लिए क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से शरद पवार उन्हें रास्ता खोलेंगे, या राहुल गांधी उन्हें बड़ा आश्वासन देंगे, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे ही उन्हें दिल्ली दौड़ाते रहेंगे? यही जाकर चंद्रबाबू नायडू की सियासत और उनके दिल्ली दौरे का महत्व और संदर्भ समझा जा सकता है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद की परिस्थितियां बहुत कुछ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोगों के लिए
उन जैसे लोगों की राजनीतिक पार्टियों के लिए, जेडीयू और तेलुगु देशम के लिए खुलती हुई नजर आएंगी और सियासत के नए रूप देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो दिल्ली में दबाव की राजनीति नहीं, दबाव की राजनीति से बहुत आगे की चीज चंद्रबाबू नायडू करते हुए दिख रहे हैं और नायडू की ये पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी को रास आने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखते जाइए होता क्या। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।